यदि आप भी हमारी इस स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल CUDP लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, हमारा चैनल आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की पूरी क्लास 10th के गणित विषय की पूरी तैयारी करा देगा और मेरा मतलब कि वादा है कि आपको 70 में 70 हम दिलाएंगे। जी हाँ, हम यहाँ पर आपको 70 में 70 दिलाने की गारंटी लेते हैं। उसके लिए आपको जो है ये पूरा हमारा जो फुल रिवीजन का जो स्पेशल बैच चल रहा है इसको आपको ज्वाइन करना है और आज इसका तीसरा दिन है। आपको हमारे चैनल पर जो भी पढ़ाया जाएगा उसका फुल नोट्स मिलेगा और ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल CUDP लर्निंग पर मिलेगा। अभी वहां पर हाल ही में टेलीग्राम चैनल बना है तो उस पर सब्सक्राइबर अभी नहीं है। आप 100 सब्सक्राइबर करा दीजिए। वहां पर आपको एक साथ मतलब कहोगे तो एक साथ नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अलग अलग चैप्टर का कहोगे तो अलग अलग चैप्टर का भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, और अगर आप मैथ में 0 हैं तो हीरो बनाने की गारंटी मेरी है। आप अगर कोई दिक्कत होता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो देखिए, 2 वीडियो में हमने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए थे पहले चैप्टर का, वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है, और आज के इस वीडियो में हम 30 मतलब कि आपका 21वां नंबर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए लिखा है, एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा कदमों के माप उनकी जो है क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय की जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबके कदमों की माप कितनी है, 42 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। ये सब चलना स्टार्ट करेंगे एक जगह से तो फिर कितना न्यूनतम दूरी सब चल लें कि जब वहां उस दूरी तक सभी पहुंचे तो उनके कदमों की जो संख्या है पूर्ण संख्या में, वही ना है कि कोई आधा चला रहे कोई पौना चला रहे, सबके कदम की संख्या पूर्ण रहे और वो दूरी सबके द्वारा तय की गई हो। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो इस क्वेश्चन को मतलब हल करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक तरीका समझा रहा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर करना क्या है, एक व्यक्ति के कदम को 4 सेंटीमीटर मान लेना है और एक के कदम को 6 सेंटीमीटर मान लेना है और एक के कदम को 8 सेंटीमीटर मान लेना है। तो आप सभी को पता है कि ये जो 4 वाला है, अगर ये मतलब 4 सेंटीमीटर वाला है, अगर ये 6 कदम चलेगा तो 24 सेंटीमीटर की दूरी तय हो जाएगी और ये 4 कदम चलेगा तो 24 सेंटीमीटर की दूरी तय हो जाएगी और ये 8 कदम चलेगा तो ये आपका मतलब सॉरी ये 3 कदम चलेगा तो इसकी भी 24 सेंटीमीटर की दूरी तय हो जाएगी। तो ये जो है सबसे न्यूनतम दूरी है जिसमें ये तीनों जो है पूर्ण कदम में गए हैं। इसने 6 कदम नापा है, इसने 4 कदम नापा है और इसने 3 कदम नापा है। अब इस 24 की अगर बात करोगे तो 24, 4, 6 और 8 का क्या है, लस है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में भी हमको क्या निकालना है, लस, जो भी संख्या दिया रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लस निकालने के लिए पहले 40, 42, 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 40 बराबर क्या मिलेगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। इसको हमने लिखा 2 की घाते 3 गुणते 5। ऐसे इसका करने पर ये मिलेगा, हमने ऐसे ही लिख दिया। इसका करने पर ये मिलेगा 3 2 बार था 3 की घाते 2। एलसीएम 40, 42, 45 का क्या होगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए। एलसीएम मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका यहाँ पर गुणनखंड आया उनको लिखिए। 2 आया 2 लिख लीजिए, 5 आया 5 लिख लीजिए और 3 आया 3 लिख लीजिए, 7 आया 7 लिख लीजिए। अब फिर उन तीनों में सबसे बड़ी घात जो है उसको चेक करिए। तो यहाँ 2 की इसमें देखने पर 2 की सबसे बड़ी घात क्या थी, 3 मैंने लिख लिया। 3 की सबसे बड़ी घात तीनों में देखने पर 2 आई, हमने लिख लिया। अब 5 तो एक एक खो है ही तो इसको हमने वैसे उतार दिया। इसको हल करने पर आया आपका 2520। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः इनमें से प्रत्येक को कितना चलना पड़ेगा, 2520 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी चलनी चाहिए जिससे वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। आई होप कि आपको यह सवाल बड़े अच्छे से समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर PDF फॉर्म चाहिए तो आपको स्थान पता है कहां पर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 22 समझा देते हैं। ठीक है, आप कहीं जाइएगा ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर समझाए जा रहे हैं। ठीक, इससे बढ़िया तैयारी आपको कहीं नहीं मतलब मिलेगी। देखिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं।
माना कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। पुनः मिलेंगे तो वहीं पर जाएंगे, इसका मतलब हमें यहाँ पर फिर से लसा लेना पड़ेगा। तो लसा लेने के लिए हम 18 और 12 का क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो 18 का गुणनखंड 2 गुणते 3 गुणते 3, और ये आपका इस रूप में लिख दिया जाएगा। 12 का गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 3, मतलब 2 2 12 है, तो 2 की घाते यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 2 लिख देना है। ठीक है, 2 की घाते 2, तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, 3 की घाते आपका कितना आया, यहाँ पर 3 की घाते 2 है, आपने यहाँ पर जो बड़ी घात चेक कर लेना है। ठीक है, 3 की घाते 2 ले लिया। ठीक है, और उसके बाद 2 की घात अगर हम यहाँ बात करें तो 2 की घात भी कितना है, 2 है। ये बात ध्यान दीजिए, 3 की घाते 2 का मान 9 और 2 की घाते 2 का मान 4, तो 9 चौका कितना, 36। अतः सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये बात ध्यान दीजिए। तो लासा का ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा दिया गया। ऐसे और आपकी किताब में हो तो आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप ऐसे और क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हम जो है अपने व्हाट्सएप नंबर पर आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमारे पास जो है 23 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। इस तरह के कई टाइप होते हैं क्वेश्चन में, मैं 4 टाइप इसका लाया हूं। आप इसको सीखकर और का नहीं कर सकते, तो आपको सबको सीखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन की पहली लाइन होगी सारे क्वेश्चन में, जिसको कहेगा अपरिमेय संख्या, आप उसी को मान लीजिए, माना √5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानना है। ठीक, उसके बाद जब जो परिमेय संख्या होगा उसको p/q के रूप में लिख सकते हो, तो तब √5 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q सहभाज्य संख्या तथा q ≠ 0। सहभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है, p और q, मतलब p और q जो है ये अपने के अलावा किसी और से नहीं कटेंगी, मतलब अगर ये कटेंगी तो एक से कटेंगी दोनों, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेंगी, तो इसलिए ये सहभाज्य संख्या है। ठीक है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इन p और q में नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि हमने √5 को परिमेय संख्या मान लिया और √5 p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और p और q जो है सहभाज्य संख्या और q ≠ 0। अब जब आपने इसको मतलब p/q के रूप में लिख सकते हो, तो आप √5 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। हम कोशिश करेंगे कि ये जो है परिमेय बन जाए, हमको परिमेय माना है, परिमेय बन जाए, लेकिन अभी जो है बनेगा नहीं, इसीलिए यह अपरिमेय हो जाएगा। देखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो ये आपका वर्ग होगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ p² q²। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 5q², समीकरण नंबर 1। इस समीकरण में हम देखते हैं कि यहाँ पर समझ में आ रहा है, p² के बाद आगे देखिए तो 5 गुणते q² है, 5 गुणते क्या है, q²। और किसी संख्या के सामने जो गुणा में रहता है वो उसको काटेगा, मतलब जैसे इस संख्या के बराबर में 5 और q² गुणनखंड में है, तो p² को 5 भी काटेगा और q² भी काटेगा। तो मैंने लिखा कि 5 जो है p² को काटेगा, और अगर 5 किसी संख्या के स्क्वायर को काट रहा है तो 5 उस संख्या को स्वयं काटेगा। तो 5 अगर p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। यहां तक बात सबको समझ में आई। अब p जो है कुछ भी हो सकता है, मतलब 5 जो है p को विभाजित कर रहा है, तो p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5m, मतलब यहाँ q² को हमने m मान लिया। q की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो यहाँ पर m का मान 1 आएगा, q की वैल्यू 2 रखोगे तो m का मान 4 आएगा, q की वैल्यू 3 रखोगे तो m के मान जो है आपका 9 आएगा। इस तरह से कुछ भी आ सकता है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, m, तो माना p बराबर हमने क्या मान लिया यहाँ पर 5m। ठीक है, तो स्क्वायर कर दो तो ये आपका p² बराबर हो जाएगा 25m²। ठीक, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद समीकरण 1 में जो है ये p² का मान ले जाकर रख दीजिए, तो जहां p² है वहां पर आप क्या रखोगे, 25m² और बराबर में 5q²। काट दोगे तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर q²। अब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो q² के सामने 5 दिख रहा है, 5 गुणा में दिख रहा है, तो 5 जो है q² को विभाजित करता है, तब 5q को भी विभाजित करेगा। हमने यहाँ क्या बताया था कि p और q में एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब यहाँ तो हमने सिद्ध कर दिया कि p को 5 भी काट रहा है और q को 5 काट रहा है, मतलब दोनों को 5 काट रहा है। तो ये यहाँ पर जो एक गड़बड़ हो रहा है, यहाँ लिखा भी हमने कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि 5 p और q मतलब कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यह विरोधाभास, मतलब ऐसा काहे हो रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा हमने बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, मतलब हमने जो कल्पना किया है यही गलत है, और अगर वो गलत कल्पना है तो वो परिमेय ना होकर क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से करते हैं। अब देखिए, ये इतना
आप स्टेटमेंट कैसी सवाल में लिखेंगे? अगर अंडर रूट 5 रहे, अंडर रूट 2 रहे, अंडर रूट 3 रहे, अंडर रूट 7 रहे, मतलब अंडर रूट लगा रहे और केवल उसके अंदर कोई एक अंक रहे, तो सारी संख्याओं का आप सॉल्व जो है इसी तरह से करेंगे। अगर प्लस माइनस करके कुछ है तो उसका तरीका अलग होता है, उसको भी अभी हम समझाएंगे। तो करना क्या है, आप मान लीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर जो भी रहेगा उसको आप अपरिमेय संख्या मान लेना है, और उसके बाद उसे p बटा q के रूप में लिखोगे। अब फिर क्या करना है, दोनों पक्षों कवर करना है, और फिर उसके बाद वहां पर जो अंक रहेगा वो बताओ कि इसको भी काटता है तो उसको भी काटेगा। और फिर उसके बाद जो है उस रूप में आप लिख लीजिए। फिर वर्क करके आप देखिए तो यहाँ पर आपको इसमें दिखेगा तो ये भी इसको काट रहा है, तो यहाँ से पता चलेगा कि समीकरण जो आपका ये एक है और ये जो है आपका यहाँ पर 3 बन गया, जबकि यहाँ पर 2 हमने कहीं बनाया नहीं, तो हमको एक और 2 से करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट है, यहाँ 2 बना है, सॉरी। तो यहाँ से आपको ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो है आपका क्या कहते हैं कि दोनों को काट रहा है। ठीक है, मतलब 5 जो है दोनों को काट रहा है, तो ये विरोधाभास आया, तो ये हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही सरल है अगर आप इसको समझ गए तो। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी पहले आप परिमेय मान लीजिए, तब आप इसके बराबर क्या लिखेंगे, p बटा q, और p और q क्या है, सहभाज्य हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, जैसे वहां पर लिखा था इसमें इस तरह से लिख दिया। तो आप करना क्या है, ये जो पूर्ण अंक है उसको उस तरफ भेज दीजिए, हमने भेज दिया। 2 को बटा में कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब अंडर रूट 5 को उधर रहने दीजिए। p और q एक संख्या है, और ये p और q ये वाला चीज़ जो है परिमेय है, और ये भी वाला परिमेय है, तो परिमेय में से परिमेय घटाओगे तो परिमेय ही आएगा। तो मैंने लिखा चूंकि q और मतलब कि p और q पूर्णांक है, इसलिए इतना टर्म जो है आपका परिमेय संख्या है। तो इस वजह से जब हमें यहाँ पर ये परिमेय लग रहा है, तो इस वजह से ये भी हमें परिमेय लगेगा, इसलिए अंडर रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि अभी हमने सिद्ध किया इसके पहले वाले सवाल में कि लेकिन अंडर रूट 5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ आ लगा देना है। देखो यहां से हमको क्या देखने को मिल रहा है, इस वजह से अंडर रूट 5 परिमेय संख्या दिख रही है, लेकिन वास्तव में अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा से प्राप्त हुआ है। हमने गलत कल्पना कर लिया, प्राप्त हुआ है। हमने कल्पना क्या किया, ये परिमेय संख्या है, तो उसका गलत अगर कर लिया तो उसका सही क्या हो जाएगा कि वह एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से ऐसे सवाल को सिद्ध करेंगे। अगला हमारा है, अगला भी एकदम ऐसे ही है। आप इसको मान लीजिए परिमेय, और तब आप इसके बराबर क्या लिखेंगे, p बटा q। p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, सबको मालूम है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर नीचे रूट है तो आप ऊपर और नीचे दोनों रूट का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो उसी का तो आपने यहाँ गुणा कर दिया। जब इस टाइप का आएगा तब हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो आप वहाँ पर कर दिए तो रूट 5 ऊपर आएगा और नीचे आपका 5 हो जाएगा, 5 उधर चला गया तो ये आया। अब p और q पूर्णांक है, तो पूर्णांक का गुणा करोगे तो ये भी एक आपका अंक p बटा q के रूप में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू परिमेय ही होगा। तो p बटा q क्या है, आपका परिमेय संख्या है, और परिमेय होने की वजह से यहाँ पर अंडर रूट 5 क्या लगने लगा, एक परिमेय संख्या लगने लगा। लेकिन वास्तव में अंडर रूट 5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो फिर से मैं लिखूंगा, यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा से प्राप्त हुआ है, अतः 1/√5 अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको यह सवाल भी समझ में आ गया। अब सवाल नंबर 26 पर हम अटैक करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आप लिखूंगा, माना 7/5 जो है एक परिमेय संख्या है, तब इसके बराबर p बटा q, और वहाँ आप लिख सकते हो नहीं यहाँ कामा लगाकर, जहाँ p और q जो है सहभाज्य संख्या है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 7 आपका नीचे आ जाएगा। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, जब इसके बटा ये दोनों पूर्णांक है तो इतना चीज़ आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो इसलिए जब ये परिमेय हो गया तो परिमेय के बराबर तो परिमेय ही होता है, तो √5 भी आपका परिमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर से वही बात, यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा से प्राप्त हुआ है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया। जो अगला क्वेश्चन है ये तो जरूर आएगा, चाहे आपका हल करने के लिए दे और चाहे आपका बहुविकल्पी में दे, लिख कर ले लो, गारंटी है इस प्रश्न के आने की 202%। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। तो इसका मतलब कि विभाजन नहीं करना है, भाग नहीं देना है, ऐसे ही बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो आपको करना क्या है, बस ध्यान दीजिए।
एक क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का नेचर अलग होता है। जैसे उस टाइप के 5 क्वेश्चन बताए, ऐसे इसके भी अलग अलग टाइप हैं, तो उसको भी समझना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है, 11/625। तो नीचे हर का हमेशा गुणनखंड बनाइए, तो 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, 5 पच्चा 25, पंचे 125, पंचे 625। तो ये आपने कर दिया। और यहाँ 5 की घात कितना बनी, 4। और अगर 2 नहीं है तो 2 की घात क्या है, 0, गुणते 5 की घात क्या है, 4। ये हो गया। अब चूंकि हर को जो है, ये जो आपका हर है, इसका गुणनखंड 2 की घाते यन, ये 0 और ये जो आपका 4 है, ये यन और यम है, जो कि एक पूर्णांक होते हैं। इस रूप में आपने लिख दिया, और इस रूप में लिख दोगे तो जिस भी संख्या के हर को आप इस रूप में लिख देंगे, चाहे यहाँ पर 0 ही क्यों ना रहे, ठीक है, इस रूप में लिख देंगे, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और जिसका मतलब कि हर का गुणनखंड इस रूप में नहीं आएगा, इसके अतिरिक्त आएगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। ऐसे 19/32 का हम यहाँ पर करने पर नीचे पाते 2 की घाते 5, तो यहाँ 2 की घाते 5 लिखते हैं, और 5 की कोई घात नहीं, तो 5 की घात में 0 लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 की घाते 5 यन की तरह लग रहा है, और ये जो है यम का है, तो इस रूप में ये भी है, इसलिए 19/32 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसका तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर सवाल में लिखा है 32/385, गुणनखंड करने पर ये आया। अब देखिए, तो चूंकि 385 जो हर है, इसको जो है 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है 7 और 11 भी आ गया है, तो केवल इस रूप में हम नहीं लिख पा रहे हैं। अतः इस वाली संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 की घाते 4 आया, इसका मतलब 2 की घाते n और 5 की घाते m नहीं आया, तो इसका भी दशमलव प्रसार आपका अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 63/225, तो इसको पहले देखो, आप अगर ऊपर भी संख्या कुछ ऐसा गुणनखंड बना रही जो नीचे को काट दे, तो पहले आप उसको काटिए। अदरवाइज ये जो देखिए यहाँ पर 3 है और ये 5 है, तो यहाँ आपका जो है 2 और 5 के अतिरिक्त आ गया, इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा, जबकि ये शांत है। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा। तो अगर ऊपर वाला गुणनखंड बन रहा है तो पहले आप उसको बनाइए। तो हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, उसको भी गुणा के रूप में लिखा। इसके पहले सारे क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। इसमें हुआ तो ये आपका 3 त्रिक 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ये बना। तो हम यहाँ पर 2 की घाते 0 और 5 की घाते 2 लिख सकते हैं। तो चूंकि 225 मतलब नीचे वाला हर जो है इस रूप में आपका लिखा जा सकता है, इसलिए 63/225 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, आपका शांत है। आई होप कि समझ में आ गया। ऐसे आप इसको करिए, तो यहाँ पर जो है 1 2 कट जाएगा, तो 2 की घाते 2 और 5 की घाते 1, ये आपका इस रूप में लिखा जा रहा है। इसलिए जो है आपका यहाँ 22 लिख दिया गया हमारे द्वारा, जबकि यहाँ 24 लिखा था। 22/40 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 55 इतना, इसको आप देखिए यहाँ पर गुणनखंड करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 11, लेकिन आपका 7 बच जा रहा है। तो 7 बचने के कारण जो है प्योर इस रूप में नहीं लिखा जा रहा है। प्योर 5 और 2 का गुणनखंड ऐसा यहाँ पर है नहीं। अगर नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पर 3 7 था, तो 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तभी आपका प्योर फॉर्म मिला। तो जब आपका इस प्योर फॉर्म मिल जाएगा तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर जो है, इसमें क्या करना है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं के हर को जो है इस रूप में आपको लिखना है। जो हर है इस रूप में लिख देना है, जहाँ यन और यम जो है ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक रहेगा लेकिन ऋण नहीं रहेगा। कोई भी हो जाएगा, शून्य होगा, 1 2 3 चलेगा, लेकिन ऋण नहीं होना चाहिए। तो यन और यम का मतलब ये है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन किए, मतलब वास्तव में विभाजन नहीं करना है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भी लिखना है। यहाँ दशमलव प्रसार बताना नहीं है कि शांत और अशांत है, दशमलव प्रसार क्या आएगा वो लिखना है, और हर का गुणनखंड इस रूप में व्यक्त करना है। चलो ठीक है, करते हैं भाई। ये आपका हो गया। मैं नीचे हर का गुणनखंड बनाया, तो यहाँ 5 की घाते 4 आया, 2 की घात तो थी नहीं तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक, तो हर का मैंने यहाँ पर गुणनखंड इस टाइप का बना दिया, लेकिन हमको दशमलव प्रसार करना है। तो दशमलव प्रसार क्या आएगा, उसके लिए जो है जितनी 5 की घात है उतनी 2 की घात यहाँ बनाइए। तो 5 की घात 4 है और 2 की घात 0 है, तो 2 की घात 4 आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर 2 की घात 4 का गुणा इससे किया, तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, मैंने ये कर दिया। 11 अपनी जगह पर है, 2 की घाते 4 का मान 16 होता है, और यहाँ पर जो है 5 दूना 10 और उसकी घात कितना हो जाएगी 4, और इसका इसमें गुणा करेंगे 176। ठीक, और 10 की घाते 4 का मान 1000। अब ज़रा देखो,
1 2 3 4, इसमें 4 जीरो है तो दशमलव के बाद 4 अंक रहेगा। तो 1 2 3 ही है तो एक यहाँ पर जीरो बढ़ा लो, तो यहाँ आया 0.0173, ठीक है। तो ये आया, तो अतः 11/625 का हर जो है आपका इस रूप में लिख दिया गया तथा दशमलव प्रसार जो है आपका ये है, राइट। अब 19/32 के लिए यही काम करेंगे। 19/32 में हम इसका 32 का गुणनखंड कर दिए, तो इसमें आ 2 की घाते 5, लेकिन 5 में तो कोई घात ही नहीं है, जीरो। तो आपने 5 की घाते 5 का गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ये आपका वही है, 5 घाते 5 का मान 3125, और यहाँ दोनों पर घात है इसलिए 2 गुणते 5, उसकी पूरी घात 5 हो जाएगी। इसका इसमें गुणा करने पर ये आया, और यहाँ 5 दूना 10, उसकी होल घाते 5 है आपका। उसके बाद ये आपका ऊपर यही है, और इसका जब आप विस्तार करोगे तो ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, 1 लाख। और जब आप इसमें भाग दोगे तो देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद कितने अंक रहेंगे, 5 अंक। इस तरह से आया। तो आपका 19/32 का जो हर है वो किस रूप में लिखा जा रहा है, वो आपका 2 की घाते 5, देखो यहाँ पर, और 5 घाते 0 तथा दशमलव प्रसार आपका ये है। आई होप कि ये भी समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन ये आपका है, इसको हमने ऐसे बनाया, तो यहाँ पर 3 से 3 वाला तो टर्मोलॉजी आपका पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 2 की घात तो है नहीं, 2 की घात 0, 5 घाते 2, तो आप यहाँ 2 की घात 2 लाने के लिए अपने गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 7 अपनी जगह है, इसका 4 आएगा, 7 चौका 28, और इसको आप बनाएंगे तो 10 घाते 2 बनेगा ही बनेगा। 28 में आप 100 का भाग देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक रखना है तो 0.28 आएगा। अर्थात ये जो आपका 63/225 है, इतना काट देने पर 7/25 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका हर जो है इस रूप का तथा दशमलव प्रसार आपका ये है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला वाला। अगला आपका है 257/5000, ठीक है, 257 बटा कितना है, 5000। तो इसमें हमें क्या करना है, 257/5000 में, तो इसका आप जो है गुणनखंड बनाइए। तो आपने बना दिया, ऊपर 257 किसी से नहीं कटता इसलिए ऊपर उसको रखे रहे। तो 2 की घाते 3 और 5 घाते 4 है। अब हमें 5 घाते 4 है तो इसमें भी घात 4 लगाना है, तो हमें 1 घात यहाँ पर बढ़ा दिया हमने, तो ऊपर 1 घात बढ़ाने का मतलब 2 से गुणा किया, तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, आ जाएगा 2 गुणते 5, उसकी होल घाते 4, ये ऊपर वही है, 5 दूना 10, होल घाते 4, ये आपका ऊपर वही है, 10 घाते 4 यहाँ पर आ जाएगा 10,000, ठीक है। दशमलव के बाद 1 2 3 है तो 1 जीरो बढ़ाकर आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आता है आपका 257/5000 का हर जो है, देखिए अभी आपने यहाँ बनाया था, कितना आया था, 2 की घाते 3 गुणते 5 घाते 4 तथा दशमलव प्रसार आपका ये है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके इस चैप्टर का है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले ये निर्धारित करिए कि यह आपका परिमेय है कि नहीं, और है तो p/q में व्यक्त करिए, और q के बारे में आप क्या कह सकते हो यह बताना। 3 क्वेश्चन है, 3 अलग अलग तरह की जानकारी आपको देंगे। देखिए पहला यहाँ पर है, लास्ट में दशमलव के बाद यहाँ पर कोई डॉटेड लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये जाकर आगे शांत हो गया। तो ये अभी अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है वह एक परिमेय संख्या को दर्शाती है, सबको मालूम होना चाहिए। तो इसको जब परिमेय संख्या में कन्वर्ट करोगे तो जैसे ही दशमलव हटाओगे, जितने अंक यहाँ हैं उतने जीरो वाला यहाँ पर आपकी एक संख्या आएगी। जैसे मैंने अभी बताया ना, जितने जीरो रहते थे उतने दशमलव के बाद अंक लगा देते थे। अब जितने अंक हैं दशमलव हटा दो, उतने एक के आगे क्या लग जाएंगे, जीरो। अब तब ये आपका परिमेय में बदला, तो ये आपका P हो गया और ये आपका Q। अब उसने कहा था तो आप Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो ये आपका इतना है, इसमें 9 जीरो हैं, 10 घाते 9 और 10 घाते 9 जीरो है, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 9 गुणते 5 की घाते 9, क्योंकि अभी पीछे वाले सवाल से आप सीख कर आए हो। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं Q के गुणनखंड के बारे में कि यह 2 की घाते n गुणते 5 की घाते m के टाइप का है। ये यहाँ पर पूछ रहा था। नेक्स्ट नंबर इसकी बात करते हैं। देखो ये जो संख्या है इसका अंत ही नहीं हो रहा है कि कहाँ तक जाएगी, इसलिए अशांत अनावर्ती दशमलव है, और अशांत अनावर्ती दशमलव हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में को जो है P और Q में बदलने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको P और Q में यहाँ बदलना भी नहीं है, ठीक। उसके बाद इसकी बात करते हैं। तो देखिए ये चीज़ रिपीट हो रही बार बार,
तो इसका प्रसार अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, और अशांत आवर्ती सदैव एक परिमेय संख्या होती है। देखिए शांत दशमलव जो है परिमेय संख्या होती है, और अशांत रहे मतलब ये चीज़ जो लाइन खींचा गई चीज़ बार बार आ रही है लेकिन आवर्त रहे वही चीज़ आए तो वो एक परिमेय संख्या होती है। इसको हल करने के लिए, इसको परिमेय में बदलने के लिए इसको पहले आप x के बराबर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया, ठीक। और इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब करना क्या है, जितने अंक हैं उतने जीरो वाले एक लगाकर उतने जीरो वाले संख्या से आप गुणा कर दीजिए, ठीक। गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसमें गुणा होगा ये आएगा, और यहाँ पर ये दशमलव जो है यहाँ पर चला जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे दशमलव पहुँचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर रिपीट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो इसलिए दशमलव यहाँ पर पहुँचा दिए और उसके बाद ये चीज़ फिर से रिपीट हो रही है, और इसको समीकरण नंबर 2 बनाया। फिर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो इसमें से इसको घटाओगे तो ये आपका 9 आएगा और यक्स के साथ, और जब इसमें घटाओगे तो इधर वाला दशमलव के बाद वही चीज़ है और यहाँ भी वही चीज़ है, इसमें से इसको घटाओगे खत्म। और जब आप इसमें से इसको घटाओगे, ध्यान दो, इसमें से जब आप जो है इस चीज़ को घटाओगे, ध्यान देना, तो देखिए एक मिस्टेक हो गया है, इधर ये वाला तो आपका घट जाएगा, जब आप इसको घटाओगे तो आप 9 में से अगर आप ये वाला घटेगा ना दशमलव की इधर वाला, तो 9 में से 3 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये चीज़ होगा, और 8 में 4 घटाओगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, बाकी आपका वही रहेगा, ठीक। तो अब ये P बटा Q के रूप में आया। अब Q के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो Q आपका इतना है, और इस चीज़ को आप 2 की घाते जो है n और m 5 की घाते m के रूप में आप नहीं बदल सकते, ये उसके अतिरिक्त है। Q के बारे में कहने का अर्थ है, जब ये पूछता ना Q के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो आप कह सकते हो अगर जहाँ पर संभव रहेगा किस रूप का है और नहीं संभव रहेगा तो कहोगे इसके अतिरिक्त Q जो है आपका है, मतलब नीचे वाला गुणनखंड उसके अतिरिक्त है। ये आपसे यहाँ पर पूछता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक। एक सवाल हमारे पास और है, बाकी जो सवाल है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी, ठीक। अगले क्लास में अगले चैप्टर से सवाल आएगा, क्या किन्हीं दो संख्याओं का म से 18 और ल से 360 हो सकता है, कारण दीजिए। तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि म से ल से को विभाजित नहीं कर रहा है। देखिए जब म से ल से को काट देगा पूरा तो जो है वो संख्याएं जो हैं उनकी लस और मासा हो सकते हैं, और नहीं काटेगा तो वो जो संख्याएं आपको दी जाएंगी वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकती हैं। आई होप कि ये लेक्चर भी आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।